थैंक यू मैम। तो बेटे आज सबसे पहले तो स्टैंडिंग स्टूडेंट्स अपने माइंड से प्रेशर हटा दो बिल्कुल। अगर आपको सही क्वेश्चन आंसर पता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो सर बताएंगे, इसमें डरने वाली क्या बात है। बी रिलैक्स्ड। ओके, सो आज आपको डीवी सर फोर्स के चैप्टर को न्यूमेरिकली कवर करवाएंगे। राइट, शाबाश। सभी बच्चे देखें, अब हमने बढ़ना है आगे। लो बच्चे, मैं इन बच्चों में से सबसे पहले जो पूछना चाहता हूँ प्रिंस गोयल से पूछना चाहता हूँ। प्रिंस गोयल, बेटे प्रिंस आपने ना मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन, ए ऑप्शन। बच्चा कह रहा है सर अगर एक कोकोनट को बहुत किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से तोड़ा जाए, जैसे कि हथौड़े को कोकोनट के ऊपर नारियल के ऊपर फेंका गया तो वो टूट जाता है, तो क्या होगा। स्टोन exerts a large force due to very short stopping time. Coconut becomes lighter. Coconut gains speed after hitting the ground. Coconut moves faster than the, जो भी है, stone moves faster than the coconut. तो इसमें प्रिंस बच्चा कामयाब हुआ, क्लैप होना चाहिए बच्चे के लिए। ए ऑप्शन सही है, शाबाश बेटे, टेक योर साइड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन, प्रिंस सक्सेसफुल। बहुत अच्छे। प्रिंस एक्वायर्स द, सही मेरे को किसी ने बताया था कि ये बच्चा अच्छा है। अब मेरे को क्वेश्चन पूछना है फतेहवीर सिंह से। बेटे फतेहवीर, देख ला इतना नाम जबरदस्त रखा है माँ बाप ने, फतेहवीर सिंह। अब आपने ध्यान से सोच के बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का व्हाट कैन बी द ऑप्शन। हाँ जी, ही इज एब्सेंट। ओके, फतेहवीर की बजाय फिर एक बच्चा और है परमवीर सिंह, वो बताए। सर थर्ड। थर्ड ऑप्शन बता रहा है ये बच्चा, थर्ड ऑप्शन। और मैं आपको लॉजिक भी दूंगा कि परमवीर सिंह भी कामयाब हुआ, इसने थर्ड ऑप्शन बताया, थर्ड का सेक्सी ऑप्शन करेक्ट। बैठो बच्चे, इस बच्चे के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। प्लीज क्लैप फॉर योर स्टूडेंट। लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं आप इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। सभी बच्चे ध्यान से सुनना। एक इसमें दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको टी बोल देते हैं, इसको एक्स बोल देते हैं, या पोजीशन को कभी कभी एस भी लिख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ देखो बेटे क्या दिया हुआ, ए ऐसे दिया हुआ है। इस ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियरली राइजिंग लिख लो बेटे, आपको फिर पेपर में मैंने पूछ लेना ऑब्जेक्टिव टाइप, व्हाट इज द नेम ऑफ सच ग्राफ, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ में, ध्यान से सुनना, इस ग्राफ में मैं आपसे पूछूं कि इतने टाइम ड्यूरेशन में, डेल्टा टाइम ड्यूरेशन में कितना चेंज इन पोजीशन आया, बच्चा कहेगा सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो। मैंने कहा ओके। सर जहां पर ये ग्राफ को कट करता है पोजीशन एक्सिस पे आ जाओ। मैंने कहा ओके। अब सर ये जो है ना आपका, ये चेंज इन पोजीशन आएगा। आई सेड ओके। तो अगर मैंने येलो वाले चेंज इन पोजीशन को डिवाइड कर दिया टाइम वाले चेंज से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या निकलती है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी निकलती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आप एक इसको, अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो उसको पता भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा बोलते हैं, यानी स्लोप बोलते हैं, स्लोप। अगर ये स्लोप वाला पॉइंट आपको नहीं भी क्लियर, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको कि tan थीटा को स्लोप बोलते हैं हमेशा, वो tan थीटा छोटी क्लासों में पढ़ा होना चाहिए।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर नहीं भी पड़ा हुआ नो प्रॉब्लम, आपको ये तो पता ही है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी होता है। बच्चा कहता है यस सर। अगर मैं इसी ग्राफ में पूरा टाइम ना लेकर थोड़ा सा कम टाइम ले लूं, ध्यान से देखो टी और एस, तो ये ग्राफ था, मैंने छोटा सा टाइम ड्यूरेशन ले लिया, इतना ही ले लिया, इतना ही, तो इतने डेल्टा टी डैश कर दिया, और कॉरस्पॉन्डिंगली इतना मैंने, इतना देखो, इतना डेल्टा एक्स डैश हो गया। डेल्टा एक्स डैश को डेल्टा टी डैश से डिवाइड करेंगे तो भी रेशो वही आएगी, वेलोसिटी, क्योंकि ग्राफ लीनियरली राइजिंग है और थीटा अभी भी वही रहेगा, सेम वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां निकालो, रेशोज का आंसर सेम रहता है। इसका मतलब इस पूरे ग्राफ में सारी जगह पर वेलोसिटी सेम आती है, मतलब वो कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होएगा? सर 0 होएगा। ये तो बिल्कुल ऐसी बात पूछ रहे हो, एक लड़के की हाइट +2 में, +2 तक पहुंचते पहुंचते 6 फीट होगी, उसके बाद बढ़ ही नहीं रही, आप हम उससे पूछ रहे हो व्हाट इज द चेंज इन योर हाइट? अरे जो चीज कांस्टेंट है उसमें चेंज आ ही नहीं सकता। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका चेंज आ ही नहीं सकता, लेकिन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब 0 को टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। और फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो, तो फोर्स कितना आ गया? 0 न्यूटन। यानी इस ग्राफ में नो नेट फोर्स, जबकि पेपर में हमसे पूछा हुआ है नेट फोर्स किस में होगा। मतलब के थर्ड क्वेश्चन में पहला ग्राफ गलत है, उसमें तो नेट फोर्स अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो सही होता। जिन बच्चों को इतना इतना पार्ट समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, शाबाश। अब मैं दूसरा दूसरा ग्राफ भी गलत करके दिखाता हूं। दूसरे ग्राफ में टाइम इधर है, पोजीशन इधर है, और ग्राफ उसने ऐसा ग्राफ दे दिया जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब क्या है बेटे? ध्यान से सुनो, जब टाइम 0 से t1 तक पहुंचा और आपने परपेंडिकुलर ड्रा करा तो आपकी पोजीशन होगी मान लो एक्स डैश, और जब टाइम t2 से, एक नया टाइम ले लेते हैं t2, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करके देखा और वहां पर भी हमारा ग्राफ देखो उसी जगह पर आ गया, एक्स डैश पर ही आ गया। मतलब जितना जो मर्जी टाइम मोमेंट निकाल दो, बॉडी की पोजीशन वही रहती है, सेम, बॉडी की पोजीशन ही नहीं चेंज करती। जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए, टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो याद रखना उस केस में बॉडी एट रेस्ट होती है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, एट रेस्ट। कौन सी पोजीशन पर? एक्स डैश पोजीशन पर, एट एक्स डैश पोजीशन। जब बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कितनी आएगी? सर 0। अब क्या बात क्या कर रहे हो? वेलोसिटी का तो मतलब ही ये होता है चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन तो आ ही नहीं रही चेंज, वेलोसिटी 0। मैंने कहा फिर भी करके दिखाओ। सर चेंज इन पोजीशन ये नहीं होता, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मैंने कहा यस। सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी। मैंने कहा यस। सर फाइनल पोजीशन भी 0 एक्स डैश है और इनिशियल पोजीशन भी एक्स डैश है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। सर ये देखो दोनों सेम आ गए हैं तो वेलोसिटी आपका 0 आएगा। मैंने कहा ओके समझ आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कैसे है। फिर मैंने कहा एक्सेलरेशन बताओ। सर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन आपकी तो वेलोसिटी ही 0 होगी, इसलिए फाइनल को भी 0 रखो, इनिशियल को भी 0 रखो। 0 - 0 0 एक्सेलरेशन आ गया सर आपका। मैंने कहा ठीक है। सर फोर्स का फार्मूला तो आपको पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी अभी 0 निकाली है आपने, तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन को 0 पुट करोगे, फोर्स आपका आ गया 0 न्यूटन। इसका मतलब ये केस में भी नेट फोर्स नहीं है। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको ये समझ आ गया। ब्यूटीफुल। तो टीचर ने लॉजिकली बताया सेकंड ग्राफ भी गलत है, इसी तरह से डी पोर्शन भी गलत है। पर जो ये बच्चा हमारा परमप्रीत बता के गया कि सी ऑप्शन सही है, वो कैसे सही है वो मैं बताता हूं। इस केस में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इस केस में ग्राफ कैसा है? ग्राफ की शेप है ऐसी,
और ऐसी शेप वाले ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। सभी बच्चे याद रखें, ऐसी शेप वाले ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। अब टीचर एक्सप्लेन करने लगा, ध्यान से सुनना। आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, हाफ ए टी स्क्र। हाँ जी सर, पढ़ी हुई है। तो पोजीशन को चाहे x से लिख दो चाहे s से लिख दो। तो इसका मतलब अगले स्टेप में देखो मैं क्या करने लगा हूं, इसको ए टी स्क्र डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म इधर लिख दी है मैंने, प्लस यू टी, ये टर्म इधर लिख दी, और साथ में मैंने इसको लिख दिया इक्वल टू एस। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। लेकिन क्यों आपने उल्टा करके क्यों लिखा? इसलिए कि मैं अपने बच्चों को बता सकूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर सी को उधर ले जाऊं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, एक्स स्क्र वाली टर्म है, अकेले एक्स वाली टर्म है, और इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म आ गया, इक्वल टू सम अनदर। और इसमें भी देखो, ये टी स्क्र वाली टर्म है, बिना टी वाली टर्म है, और एक सामने आ गया। तो ये फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट को मैच करा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है बच्चे। आप कहोगे सर अगर पैराबोला है, कप शेप ग्राफ है, आपका तो इधर ग्राफ आया नहीं, मेरा इधर आ ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर टाइम की वैल्यू नेगेटिव होती इधर को, तो ये ग्राफ ऐसे चला गया होता कप शेप। टाइम इज नेवर, कम से कम टाइम कितना होता है? 0 टाइम। 0 से कम कैसे कर देंगे टाइम? इसलिए टाइम जिधर को पॉजिटिव है उधर कोई ग्राफ आएगा। लेकिन सर इससे आप बताना क्या चाहते हो? क्योंकि इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, इसके अंदर एक्सेलेरेशन की टर्म क्लियरली सरवाइव कर रही है। देखो यही एक्सेल, जब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा तो फोर्स भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। इसका मतलब इस केस में फोर्स नॉट इक्वल टू 0 न्यूटन, यानी कि ऐसे केस में नेट फोर्स एक्ट्स, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, क्योंकि वो उसकी वैल्यू 0 नहीं आई। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट बच्चा ये जो खड़ा है, प्यारा सा बच्चा मेरे सामने है, उसका नाम तो चलो मैं भूल गया। अब बेटे आपको क्वेश्चन करना है ना, एक 7th क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। 7th क्वेश्चन, सभी बच्चे पढ़ो एक बार। व्हाट इज द ऑप्शन फॉर 7th क्वेश्चन? नहीं, इस बच्चे को बताने दो ना, आपने तो उसे हेल्प ना करो भाई उसकी, आपने तो बी ऑप्शन बोल दिया। 7th क्वेश्चन का क्या आंसर है? खड़ा हुआ बच्चा बताएगा, दोनों बच्चे बता दो चलो अपना अपना आंसर। बेटे ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, बताने में क्या हर्ज है? ऑप्शन बी बोल रहा है, जिस बच्चे ने ऑप्शन बी बोला है कौन है वो? रेज योर हैंड। कौन कह रहा है बी दोनों में से? हाँ वो बैठे जरा बच्चे जाकर बैठे। और आप दोनों ने भी जवाब देना बेटे, इसी का जवाब दो। बी ऑप्शन, जो जो बी ऑप्शन कह रहा है बैठ जाओ जाके। ओके, अब देखो तीनों बच्चों ने बी ऑप्शन बताया। अब हम इसको करते हैं, ध्यान से सुनना। ये हमारा टेबल है और इस टेबल के ऊपर बॉक्स पड़ा हुआ है, ओके। और इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स का मास कितना दे रखा है 7th में? 5 kg है बॉक्स का मास, 5 kg। और फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन। इन बच्चों ने क्या करा, तीनों तीनों के तीनों बच्चों ने गलत आंसर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये यूज कर दिया, सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और आपका एक्सेलरेशन होएगा फोर्स अपॉन मास, और इसलिए आपका
जो एक्सेलरेशन होएगा वो 10/2 होएगा सर, ओ नहीं 10/5, तो आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और टीचर ने जानबूझकर यही ऑप्शन रखी थी ताकि मैक्सिमम बच्चे ट्रैप में आ सके। टोटली रॉन्ग। क्यों सर? हमें तो कुछ गलत नहीं लगता। भाई आप ध्यान से देखो, मैंने उसमें फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाया ही नहीं है। मैंने फोर्स क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो, मैंने उसको वर्टिकल फोर्स लगाया है। F = 10 न्यूटन लगाया है कि नहीं? क्वेश्चन में पढ़ो। क्यों वर्टिकल फोर्स लगाने से ये बॉक्स में मोशन आ जाएगा क्या? बॉक्स में मोशन आ जाएगा। ऐसे देखो, मान लीजिए ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने बॉक्स रख दिया। भाई इधर से फोर्स लगाऊंगा तो मूव करेगा ना ये। और मैं अगर लगाया ही वर्टिकली है तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा, बॉक्स वहीं पर रहेगा। वर्टिकल फोर्स लगने की वजह से बॉक्स विल बी एट रेस्ट, और जो बॉडी रेस्ट पर रहती है उसका एक्सेलरेशन होता है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही इसका लॉजिकल आंसर था। ये डाटा तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया मैंने आपको। तो इसका आंसर था ए ऑप्शन। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, डाउन। अब कोई बच्चा बोले सर आप मेरे को कम से कम शब्दों में बता सकते हो इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा? यस, इस क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने न्यूमेरिकल में डाटा ही नहीं देखना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। लिख लो, लिख लो सभी बच्चे। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज like force, velocity, acceleration also play a very important role in solving numericals. Also play a very important role in solving numericals. In solving numericals. ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे सुन लो। 21st क्वेश्चन करेंगे। 21st, देखो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने हैं, बाकी आपने करने हैं। 21st क्वेश्चन को आप तीनों लाइनों में कंपटीशन है। चलो, दोनों लाइनें दीवारों वाली और मिडल लाइन, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सॉल्व इट। देखते हैं कहां से बच्चा उठ के आता है। शाबाश। कंपटीशन अमंग 3 लाइंस। अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। कंपटीशन इज स्टिल ऑन। बोर्ड की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूं। जैसे ही आप सारे सरेंडर कर दोगे या आंसर दे दोगे तब मैं बोर्ड पे करूंगा।
शाबाश। कोई भी बच्चा इसका आंसर शायद नहीं दे सका। अब एक बार डायग्राम देखो सभी बच्चे, प्लीज पे योर अटेंशन टू द डायग्राम। ये एक ट्रॉली है जो स्मूथ सरफेस पर चलती हुई आ रही है, और हाउ मच इज द वेलोसिटी, 12 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रॉली बाद में इस रफ सरफेस पे चढ़ जाएगी। जैसे ही ये रफ सरफेस पे चढ़ती है तो अपोजिंग फ्रिक्शनल मोशन आ गया 8 न्यूटन। याद रहे ट्रॉली का मोशन उधर को है, और जैसे ही ये रफ सरफेस पे चढ़ती है तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है 8 न्यूटन। और उसी वक्त अपोजिट साइड से एक लड़का जोर लगाता है, अपोजिंग फोर्स 2 न्यूटन। अब नेचुरली इन दोनों फोर्सेस की वजह से, जो कि मोशन के अगेंस्ट है, ये ट्रॉली चलते चलते कहीं रुक जाएगी। क्वेश्चन में ये है, ट्रॉली विल कम टू रेस्ट कवरिंग हाउ मच डिस्टेंस। ट्रॉली को रफ सरफेस पे चढ़ने के बाद रुकते 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 कितना डिस्टेंस वो कवर कर जाएगी। एस आपको निकालना है, कितने मीटर। ये क्वेश्चन है बच्चे। हाँ, एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, आ जाओ माइक पे आ जाओ बेटे, मेरे को लगता है तुम सही बताओगे। शाबाश। अगर सही हो गया ना बेटे, तुम्हारी लाइन विनर। कितना बेटे, माइक पे बोलो। 3 मीटर। 3 मीटर नहीं हो सका। ठीक, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। और कोई बच्चा बताना चाहे? देखो बाकी बाकी दोनों लाइनें कितनी डरपोक हैं। ऐसा भी नहीं है कोई बच्चा उठ के गलत आंसर बता सके। कोई डरपोक लाइनें हैं, सेंट्रल लाइन और ये जो विंडो वाली लाइन है, बिल्कुल डरपोक बच्चे हैं। नो बॉडी इज डेयरिंग एनफ कि माइक पर आकर कुछ आंसर ही बता सके। तो वो बच्चा आया ही है, मैंने उसको कोई डांट दिया? आपसे लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं अगर कोई बच्चा माइक पर आकर बोलता है। एनी अदर आंसर? चलो छोड़ दो फिर। आप सभी बच्चे इधर देखो, मैंने आपके लिए मल्टी कलर्ड डायग्राम बनाई है प्रॉपर। अब पेन नीचे रख दो, सभी बच्चे पेन नीचे रख दो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और बिना देखे करना। जब भी कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बॉडी सिस्टेमेटिकली फास्ट हो रही हो या सिस्टेमेटिकली स्लो हो रही हो, ध्यान से सुनना, सिस्टेमेटिकली फास्ट हो रही हो या सिस्टेमेटिकली स्लो हो रही हो, वो न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होता है, जिसमें हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह वगैरह। दूसरी बात, सर सिस्टेमेटिक का क्या मतलब? भाई सिस्टेमेटिक का मतलब है जब बॉडी तेज हो रही है, उसमें कहीं भी जर्क नहीं आना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए। जब कोई बॉडी स्लो हो रही है तेज से, तो उसमें कहीं झटका नहीं आना चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिकली स्लो डाउन या सिस्टेमेटिकली फास्ट। तो अब ये ट्रॉली गई, पहले वो स्मूथली चल रही थी 12 मीटर पर सेकंड से,
फिर फ्रिक्शन भी उसको रोकने लगी, लड़का भी उसको रोकने लग गया। इसका मतलब वो ग्रेजुअली स्लो होएगी, ग्रेजुअली स्लो होते होते रुक जाएगी, सिस्टेमेटिकली स्लो हुई। क्योंकि स्लो हुई, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होएगा। अगर फास्ट हो रही होती तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता। अब टीचर ने बोला ये सिस्टेमेटिकली स्लो होने का केस है, इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी। तो टीचर ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जब भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना, ये 5 सिंबल्स को आपने अल्फाबेटिकली लिख देना। अल्फाबेटिकली देख लो, सबसे पहले ए आता है इंग्लिश में, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब इसमें धीरे धीरे आपने डाटा भरना है। एक बच्चा कहता है सर वेलोसिटी फाइनल वाली तो 0 मीटर पर सेकंड होएगी। मैंने कहा क्यों? सर आपने देखो क्या लिखा है, ट्रॉली विल कम टू रेस्ट, जब रुक ही जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। दूसरा बच्चा कहता है सर आपको ना इनिशियल वेलोसिटी ये लेनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में दे रखी है ट्रॉली यूनिफॉर्मली 12 मीटर पर सेकंड से चलती आ रही है। मैंने कहा ओके बेटे, 12 भरने में भी मेरे को कोई एतराज नहीं है। सर एक बच्चा और बोला सर एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एस को कितना भरूं? सर एस की वैल्यू तो आप भर ही नहीं सकते, वो तो आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा फिर देखो बेटे, ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होता है जिसमें कम से कम 3 जगह पर डाटा लिखा होना चाहिए। 1 पे लिख दिया, 2 पे लिख दिया, 3 पे डाटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन होता है। और फोर्थ चीज हमारी टू बी सॉल्व्ड होती है, और एक सिंबल हमारा एप्स, उसके आगे कोई निशान नहीं लगा होता। एक बच्चा कहता है सर ये एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कैसे बेटे? बच्चा कहता है सर देखो, रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? सर जो बॉडी को स्लो करे। मैंने कहा स्लो कौन कर रहा है? सर ये लड़के के द्वारा लगाया गया फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ही मिलकर रिटार्डिंग फोर्स बनाएंगे, अपोजिंग डायरेक्शन में है। तो फोर्स बाय बॉय प्लस फ्रिक्शनल फोर्स रिटार्डिंग फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा बेटे इनकी वैल्यू तो पता है मेरे को, 2 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन। यस सर आपको मास की भी पता है ट्रॉली के, 2.5। मैंने कहा तो सर इससे आपका एक्सेलरेशन आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2.5, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर लेकिन भूल मत जाना, ये बॉडी को स्लो कर रहा है इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो यहाँ -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भर देता हूँ। अब क्या करूं? अब टीचर कहता है, बच्चा जवाब देगा अच्छे वाला, सर आप इन 5 सिंबलों में देखो कौन से सिंबल के आगे कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ। मैंने कहा टाइम के आगे मार्क नहीं लगा। सर इसका मतलब है टाइम, टाइम के सिंबल को क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अहमियत ही नहीं दी गई, कोई महत्व नहीं दिया, नो इंपॉर्टेंस। इसको आप ऑर्फन सिंबल बोल सकते हो, ORPHAN, अनाथ। मैंने कहा ये क्यों बता रहे हो? सर टेक्निक ये होती है, जिस आपका क्वेश्चन उस इक्वेशन से सॉल्व होएगा जिसमें ऑर्फन सिंबल को मेंशन ही नहीं करा होगा। मैंने कहा इसका मतलब मेरा क्वेश्चन इससे सॉल्व होएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नो नो सर, इसमें तो देखो ऑर्फन सिंबल आ गया है टाइम, इससे आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होएगा। मैंने कहा फिर आप इसका मतलब इससे सॉल्व होएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नो नो सर, इसमें भी टाइम आपका आ गया, ऑर्फन सिंबल तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर इसका मतलब है तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा क्वेश्चन v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस एस से सॉल्व होएगा क्योंकि उसमें टाइम मिसिंग है। यस सर, यही तो मैं कहना चाहता हूं, जो सिंबल मिसिंग होता है, जो ऑर्फन सिंबल है, वो अपनी इक्वेशन में होना नहीं चाहिए, वही इक्वेशन आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगी। मैंने कहा अब क्या करूं? सर अब तो डाटा भर दो बस, फाइनल वेलोसिटी को 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 12 का स्क्वायर, ट्वाइस एक्सेलरेशन को सर माइनस लगाना ना भूल जाना, 4s। तो 0 को खत्म, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, इस तरफ बन गया 12 इंटू 12, उधर बन गया 2 इंटू 4, और साथ में s आ गया। और s निकालना हो तो कितना,
12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, इधर से 6 आ गया कट के, इधर से 3 आ गया, तो एस आया 18 मीटर। कितने बच्चों को ये अच्छे वाला क्वेश्चन समझ आ गया पूरी तरह? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखो बेटे कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, मल्टी कलर्ड करता हूँ ताकि मेरे बच्चों को विजिबिलिटी लगे, और ऊपर से रिकॉर्डिंग भी हो रही है ताकि घर जाके दिख सके। अगर फिर भी नहीं पढ़ोगे ना, रिवाइज नहीं करोगे ना बच्चे, फिर मैं सच बताऊं, आपने रिसोर्सेज की परवाह नहीं करी। पहली बात तो स्कूल ऐसे होते हैं जहां अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कराते, बहुत, आपके स्कूल की नहीं बात कर रहा, इन जनरल। फिर उसको कराते हैं तो वो मल्टी कलर नहीं कराते, फिर करवाते हैं तो टीचर का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आता, फिर टीचर ये इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देता है, बच्चे को ये नहीं बताता कि ये इक्वेशन क्यों नहीं यूज करी, ये क्यों नहीं करी, यही क्यों करी, मैं तुम्हें वो भी बताता। तो जिन बच्चों को लगता है कि यस, अब इसके साथ का अगर क्वेश्चन आ जाए, चाहे डाटा कोई और भी हो, हम इसको करके छोड़ेंगे पेपर में, प्लीज रेज योर हैंड। जिनको लगता है पेपर में आ जाए कर देंगे सर, क्या बात है, ब्यूटीफुल, ये बनी ना बात। देखो मैं इतनी दूर बैठा हूं, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हुआ। और एक खुशी की बात बताऊं आपको, मैं जब मैं पंजाब के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं खुद पंजाब से पढ़ा हूं। पहले हमारी स्टेट में बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाई होती थी, फिर धीरे 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 बस गड़बड़ होगी। तो मेरे को जब लगता है मैं पंजाब के बच्चे को पढ़ाता हूँ, ऐसे लगता है आई एम रेसिप्रोकेटिंग माई स्टेट। इसलिए आपने मेरा पूरा फायदा लेना। मैं जितनी फ्लुएंटली हिंदी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं ओनी चंगी तरह पंजाबी भी बोल सकता है। तो आप तुसी जड़ा भी क्वेश्चन पूछना होता किसी भी लैंग्वेज पूछ लिया करो, लेकिन डाउट ना रखा करो मन च। इज दैट क्लियर? कितने बच्चे आज से ये वादा करते हैं, सर जब भी हमें डाउट होएगा हम मन में नहीं रखेंगे, आपसे पूछेंगे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश। डाउट पूछने के लिए आपको कोई भी लैंग्वेज अलाउड है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बट आई विल गिव द आंसर इन द प्रोफेशनल लैंग्वेज सो दैट आई कैन मेक योर वोकेबुलरी रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर इन इंग्लिश इन द एग्जामिनेशन। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं टर्मिनोलॉजी साइंस की यूज करूँ, इंग्लिश की, और समझाते हुए मिक्स रखूं एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश में। गुड जॉब। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम पीरियड को वाइंड अप करेंगे। शाबाश शाबाश। सभी बच्चे मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ। उस क्वेश्चन का नाम है 17th क्वेश्चन, 17th 17। 17th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। जाओ मत इधर उधर मत जाओ बेटे, इसको कर दो। ये बहुत से बच्चे तो जाने ही लग गए यार, ये क्या हो गया, जा क्यों रहे हैं बच्चे? भाई कोई बच्चा माइक पर बताए उठ के, ये बच्चे मेरे रोकने के बावजूद कैसे चले गए? शूटिंग का रिकॉर्डिंग वीडियो ओके, शूटिंग कौन सी, एक्टिंग वाली शूटिंग, ये ठाठा ये शूटिंग? स्पीच बोलनी होती। जाओ जाओ जाओ। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, मैं भी टीवी शूटिंग्स में काम किया है, और एक सीरियल में भी काम किया हुआ है। गुड जॉब, शाबाश। फिर वो मैं फिर बताऊंगा कभी कौन सा सीरियल, अभी फिलहाल पढ़ाई का काम है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे? ये देखो बेटे, एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर उधर से कहीं से बुलेट आई है,
मान लीजिए इस लड़के ने फायर करा, इस लड़के ने फायर कर दिया और इसके पिस्टल से एक मजल निकला बच्चे, इसके पिस्टल से एक मजल निकला। ऐसे ऐसे करता करता वो मजल जब वुडन ब्लॉक के तरफ गया, तो वुडन ब्लॉक की तरफ गया तो उसने पहले तो इस मजल का भार बता रखे हैं। मजल का मतलब होता है गोली, बुलेट भी बोल सकते हो, मजल भी बोल सकते हो। इसका मास दे रखे हैं हमें, कितना दिया भाई? 100 ग्राम, 100 ग्राम। ओके, और ये वुडन की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बच्चे? ये जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब वो कहते हैं लकड़ी में घुसने के बाद 25 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा घुसने के बाद, 25 सेंटीमीटर घुसने के बाद ये बुलेट रुकता रुकता यहाँ पर, ये बुलेट रेस्ट पर आ गया, यहाँ रह के रुक गया, एट रेस्ट, वुडन ब्लॉक में जाके रुक गया। अब वो कहता है कि इस लकड़ी ने इस तेज आ रही गोली को स्लो किया, कितना रिटार्डिंग फोर्स लगाया? हाउ मच इज द रिटार्डिंग फोर्स बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट सच दैट इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग 25 सेंटीमीटर? कैसे करोगे? पहले तो ये बताओ ये मोशन सिस्टमेटिकली स्लो डाउन होने का है या नहीं है? कितने बच्चे कह रहे हैं सर बुलेट ब्लॉक के अंदर जाकर सिस्टमेटिकली स्लो होते होते रुक जाएगी? रेज योर हैंड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स। इसका मतलब है ये क्वेश्चन कौन सी किससे सॉल्व होना चाहिए? सिस्टमेटिकली स्लो वाला या सिस्टमेटिकली फास्ट वाला? किससे सॉल्व होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए टीचर ने क्या सिखाया हुआ है? कौन से 5 सिंबल अल्फाबेटिकली लिखने हैं? कौन से 5 सिंबल लिखने हैं बेटे अल्फाबेटिकली? बताएगा कोई बच्चा? व्हाट वाज दोज 5 सिंबल्स अल्फाबेटिकली? ए, एस, ओके। कौन बच्चा बताएगा फाइनल वेलोसिटी को कितना भर दूं? 0, क्योंकि वो रुक ही गई है। 0 नहीं लिखना, टीचर नंबर काट सकता है। 0 मीटर पर सेकेंड। कौन बच्चा बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी भर दूं? ये लिखिए 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, कौन बच्चा मेरे को ये बता देगा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना भर दूं? कितना है स्टॉपिंग डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर। लेकिन एसआई यूनिट में पुट करना है। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो तो 0.25 मीटर बन गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ना लिख देना, एसआई यूनिट में लिखना होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर टाइम पूछा होता तो वहां पर क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन पूछा होता तो वहां पर क्वेश्चन मार्क। बच्चा कहता है सर दोनों में से कुछ भी नहीं पूछा हुआ पेपर में। मैंने कहा बेटे यू आर रॉन्ग। रिटार्डिंग फोर्स तो तभी निकलेगा ना जब आपको मास इनटू एक्सेलरेशन पता होगा। हाँ जी सर, तो मास तो उसने दिया हुआ है। यस, एक्स डी एक्सेलरेशन दिया ही नहीं हुआ। तो क्या करोगे आप इस क्वेश्चन से? सर पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। अब बताओ कौन सी इक्वेशन, ऑर्फन सिंबल कौन सा हो गया जिसके सामने कुछ नहीं लिखा? कौन सी इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा बताओ बेटे? कौन सी इक्वेशन से सॉल्व होगा इसमें टाइम नहीं होएगा? कौन सी इक्वेशन में टाइम नहीं होता? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपने बोला सर टाइम नहीं होना चाहिए, इसके सामने कोई निशान नहीं है ना, तो ये ऑर्फन सिंबल है, तो आपकी इक्वेशन इसी से सॉल्व होएगा, क्योंकि टाइम शुड बी मिसिंग, इट शुड बी मिसिंग, और मिस हो रहा है। और जैसे ही आप इसको भरोगे, जल्दी करो, आप खुद ही सॉल्व करके बताओ आंसर। व्हाट इज द आंसर? ए को निकाल के, ए की वैल्यू निकाल के यहां पुट करके बताओ आंसर। शाबाश, जल्दी करो, देखता हूं कौन सी क्लास में सबसे पहले बताते हैं, कौन सी लाइन में, विच लाइन कम्स फर्स्ट?
बेटे अगर अभी भी नहीं करोगे ना तो बहुत गंदी बात है फिर। कोई बच्चा लाउडली भी बोल सकता है अपनी सीट से। देखो आपको भी पेपर में ऐसे फिगर बनाने हैं। देखो फिगर कितना अच्छा बना हुआ है। व्हाट इज द आंसर? ये इसका मतलब है सारी क्लास पुअर है कैलकुलेशंस में। एक भी बच्चा माइक पर आके नहीं बता रहा। देखो बेटे अगर किसी भी बच्चे ने नहीं बताया ना तो मैं ऐसे बोल दूंगा, आपके स्कूल का नाम लेके बोलूंगा, स्कूल इज पुअर इन कैलकुलेशंस। अगर नहीं बताया माइक पर, अब देख लो आपके स्कूल का रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज। एक ना माइक पे बताओ, ऐसे नहीं माइक, वरना मैंने बोल देना आपका स्कूल लेके नाम लेके। -80,000 मीटर। ओके, एक गुड़िया ने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला है। बहुत अच्छे बेटे, बैठो अब मैं इसका आंसर निकाल के बताता हूँ। योर आंसर, v का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर सर 200 का स्क्वायर ट्वाइस। a की वैल्यू निकाल देना सर आप, लेकिन आपको s की वैल्यू 0.25 है ना, तो आप 25 अपॉन 100 लिख सकते हो, 25 अपॉन 100। आगे और एक्सेलरेशन आपका अपने आप निकलेगा। जिस जिस सिंबल को निकालना होता है उसका माइनस या प्लस नहीं डालना होता। तो यहां पर आ गया 200 इंटू 200 विद नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ देखो 25 से 400 कट गया तो 1/4 आ गया। यहाँ 4 और 2 भी कट गया, यहाँ 2 आ गया। नीचे से इधर आ गया a/2, 2 को ऊपर ले जाओ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? बहुत ज्यादा आ गई है। तो 2 2 8, 8 बन गया और 4 जीरोस, वो भी नेगेटिव साइन में। फिर इसका फोर्स कितना बताना है, मास हमें दे रखा है, वो भी दे रखा है, मास इनटू रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू ऐसे आनी थी बेटे, तो 16 आ गया विद नेगेटिव फोर्स, और कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना न्यूटन। ये आंसर आना था। किसी बच्चे का इतना आंसर आया? रेज योर हैंड। सर मास 100 ही है। मास तो अच्छा 100 ग्राम है, सॉरी सॉरी, मैं ये डाटा दे गया। ठीक है बेटे, ठीक है, बहुत अच्छे। ये तो आपने मेरी गलती भी पकड़ ली। वेरी गुड, ऐसे बच्चे तो मेरे को बहुत पसंद है। 100 ग्राम है, उसको आपने 1000 से डिवाइड भी करना है फिर किलोग्राम बनाने के लिए। तो कितने जीरो कट गए, 1 2 3, तो ये ऊपर से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 और इधर 3, तो ये आ गया -8000 आ गया। फिर इसका कितना, कितने बच्चों का ये आंसर आया? शाबाश। कितने होते, कितने बच्चों का आंसर आ गया भाई, वेरी गुड। खड़े करो खड़े करो, मैं काउंट करना चाहता हूँ। वाह, आज मेरे को लगा मैंने आपको अच्छा ही कुछ पढ़ाया है, इसलिए आज मैं आपके लिए भी और खुद के लिए भी, दोनों के लिए पहली बार क्लैपिंग कर। बहुत अच्छा, शाबाश। और बेटे एक बात सुनो, मैंने ना बड़ी मेहनत से ये असाइनमेंट बनाई है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करना, कोई प्रॉब्लम आई थी मेरे से पूछ। अच्छे वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए। थैंक यू, बाय बाय।
ये है